गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पे जो है 6 to 12 वाली जो एनसीईआरटी चली हुई है, तो उसमें हमने जो है 6th क्लास अपनी कवर कर ली है। और 7th क्लास के अभी हम सिविक्स का जो अपना आज हम करेंगे छठा अध्याय, जो 6th चैप्टर है हमारा आज सिविक्स का 7th क्लास का, वो आज हम शुरू करेंगे। 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मैंने मतलब 6th क्लास कंप्लीट करवा दी और 7th क्लास की भी, हर एक सब्जेक्ट की और हर एक क्लास की अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, तो चलिए, आज का हमारा चैप्टर है संचार माध्यमों को समझना। मतलब संचार मीडिया के बारे में, अखबार, इंटरनेट, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसका हर एक क्वेश्चन का जो है आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए। रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्राय आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप सब उस एक शब्द को जानते हैं जो प्राय सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यह शब्द है मीडिया। मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं, रेडियो हम सुनते हैं, टीवी, अखबार, इंटरनेट, जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये इसको क्या बोला जाएगा? मीडिया। इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज़ को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह में संचार माध्यमों से सीखी हो? हम तो ज़्यादातर संचार माध्यमों से ही सीख रहे हैं। अभी जो ये हमारा फ़ोन है, ये क्या है? इसके ज़रिए ये भी तो एक मीडिया का ही मतलब साधन है। तो हम अपनी पढ़ाई जो है इसी से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देख रहे हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द शब्द का जो है बहुवचन है। जो मीडिया है अंग्रेजी शब्द है, उसका मीडियम, उसका बहुवचन है। ठीक है, और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिसके द्वारा हम समाज में विचार का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ है माध्यम। मीडियम का क्या अर्थ है? माध्यम। क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज़, जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जाता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे ही रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है। अब तो करोड़ों लोगों तक है, हर एक जगह पे, हर एक घर में। मतलब टीवी, फ़ोन, फ़ोन तो सभी के पास है। ज़्यादातर क्या, सभी के पास है। कोई इक्का दुक्का रहा होगा जिसके पास नहीं, उसके पास भी जो छोटे वाला फ़ोन होता है, तो वो रहता है। देश और विदेश के जनसमूह तक, इसीलिए इन्हें संचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? संचार माध्यम या मास मीडिया। संचार माध्यम और तकनीक, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, संचार माध्यम और तकनीक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना बहुत ही कठिन होगा। आजकल तो लोगों को आंखें खोलते ही फ़ोन उठता है सबसे पहले, है ना, हाथ में। आंखें बाद में खुलती हैं, आंखों को मसलते मसलते पहले फ़ोन को देखते हैं। लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। अखबार, टेलीविज़न और मीडिया लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यमों के रूप में और टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के रूप में चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है। यहाँ से देखते हैं।
इसको एक बार बस ये मतलब कहानी के तौर पे हमें जो है पढ़नी है। इसको 2-3 बार अगर हम पढ़ेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। सिंपल सी चीज़ें हमारी जो डेली रूटीन में हैं ये चीज़ें, अपने जीवन में ये चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं, तो उसी के बारे में बताया गया है। ज़्यादा टफ नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चित्रों नीचे जो चित्र दिए गए हैं उसमें बताया गया है, चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों के जनसंचार माध्यमों के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदलती और आज भी बदलती जा रही है। तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में भी सुधार आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना बहुत ही कठिन है, ठीक है। जैसे ही मतलब जिस भी तरह के हम टीवी में या फ़ोन में जिस तरह की वीडियो देखते हैं उस तरह का हमारा माइंडसेट बनता जाता है। अगर उस चीज़ की रिपीटेशन होती रहेगी ना, बार बार उसी चीज़ को देखते रहेंगे, अगर लड़ाई झगड़े रहेंगे तो दिमाग मतलब उसमें वो चीज़ें चलती रहेंगी। इसी तरीका का इंसान का फिर वो माइंड सेट हो जाता है। अगर अच्छी चीज़ें देखेंगे, अगर अब हम पढ़ाई की तरफ, पढ़ाई वाली ज़्यादातर चीज़ें देखेंगे ना, तो हमारे अंदर वो जज्बा भी जगेगा कि भाई पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। अब हम शॉर्ट्स वीडियो को स्क्रॉल करते रहेंगे तो सारा दिन भी बर्बाद। 5 मिनट के लिए अगर देखने के लिए बैठ जाओ ना, तो पता नहीं चलता कि 5 मिनट के 5 घंटे कब हो गए। फिर बाद में हम रिग्रेट करते रहते हैं, अरे यार ये क्या कर दिया, है ना। यही रहता है ना कि इतना टाइम हमने बर्बाद कर दिया। एक बार लाइफ में सक्सेस हो जाइए, उसके बाद फिर क्या करना है बताइए। यही सब करना है, फ़ोन चलाना बैठ के। पहले बच्चों को पढ़ाना है, उसके बाद फ्री टाइम में अपना फ़ोन चलाना है। फिर माइंड में वो प्रेशर नहीं रहता किसी भी चीज़ का। अगर आप अभी कोई वीडियो भी देख रहे हो ना, शॉर्ट देख रहे हो, तो कोई 2-3 चैनल ऐसे सब्सक्राइब करिएगा जिसमें मोटिवेशन वाले वीडियो आते हों, ठीक है। जिसमें स्टडी से रिलेटेड कोई टॉपिक बताया जाता हो, ज्ञान से रिलेटेड ऐसी चीज़ें देखिएगा, ठीक है। उससे हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा और मतलब वो चीज़ें दिमाग में रहेंगी कि भाई हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने के लिए संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। ये तो हमने कर लिया ना इधर से, सॉरी, इधर से देखते ही हैं। यहाँ से देखते हैं। टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। जो कार्टून आते हैं वो कहाँ से होते हैं? जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के, ठीक है। अब हम चेन्नई या जम्मू कश्मीर में बैठकर अमेरिका में जो फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत ही पास ला दिया। मतलब हम कहीं भी, किसी भी देश के किसी भी कोने में, अपने देश के किसी कोने में या वर्ल्ड के किसी भी देश के बारे में इन टीवी और फ़ोन के ज़रिए हम मतलब सब कुछ जान सकते हैं। आजकल हर चीज़ जो है गूगल पे उपलब्ध है, यूट्यूब पे देख लो, हर एक चीज़ों के बारे में सब कुछ दिखाया जाता है। तो मतलब हर एक सभी को क्या कर दिया है? पास ला दिया इस टेलीविज़न ने। तो यहाँ पे दिखाया गया 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स टाइपराइटर के आ जाने पर पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। यहाँ से देखते हैं, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली है। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहाँ पर जो है जो समाचार वाचक है, जो समाचार पढ़ता है, बोलता है, इसमें इसके लिए क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इसमें लाइटें लगती हैं, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्डर, ठीक है, ध्वनि रिकॉर्डर जिसमें ध्वनि रिकॉर्ड की जाती है, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि, इन सभी का मूल्य बहुत अधिक होता है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और
बहुत अधिक मतलब और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाशित की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अपनी अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिमाणतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो हम मतलब ये टीवी वगैरह या समाचार स्टूडियो जब बनाए जाते हैं, उसमें मतलब बहुत सारे लोगों के लिए बहुत खर्चा होता है। जैसे कैमरे लगाने के लिए अलग लोग होंगे, और जो समाचार वाचक होगा वो अलग होगा, उसको अलग दिए जाएंगे। और हर एक चीज़ जैसे कैमरे हो गए और जो ध्वनि रिकॉर्डर हो गया, उनके लिए बहुत सारा मतलब खर्चा करना पड़ता है। ये मतलब बहुत खर्चीला होता है। यह यंत्र टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप था। अपने इस आविष्कार के सामने बैठ जॉन एल बर्ड, जो ये दिखाया गया है इसमें, इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, मतलब ठीक है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन आदि। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविज़न कार्यक्रम को देखते हुए आपको जो है ऐसे विज्ञापन देखने पड़ते होंगे। जैसे ही मतलब ऐड आती है, हम कोई कुछ भी सीरियल देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं तो ऐड आती है कई बार, जैसे फेयर एंड लवली की ऐड है, लगाने से उसको गोरा हो जाओगे। ठीक है पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ विज्ञापन होते हैं, अपनी चीज़ें बेचने के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए सब ये करते हैं। जो लोग चॉकलेट खाते नहीं हैं, जिनको मतलब चॉकलेट उनके हाथ में आ जाए तो ऐसा चिल्ला के पड़ते हैं। एक उसमें दिखाया था ना, कपिल शर्मा शो देखा है, उसमें आलिया भट्ट गई थी, तो मैं बता देती हूँ, उससे रिलेटेड जब हम रिलेट करेंगे लाइफ से तभी कुछ मतलब दिमाग में आती हैं बातें। तो वो गई थी उधर, तो चाय उसको दी गई तो एकदम से चिल्ला के पड़ी वो वहाँ पे कि इसमें मीठा डाला हुआ है, और वो ऐड कर रही है चॉकलेट की, देखिए। तो चॉकलेट में क्या शुगर डाली नहीं है, बताइए। तो ये चीज़ें सिर्फ पैसा कमाने के लिए, उनको तो ऐड करने के लिए पैसे मिलते हैं। ठीक है, और हमारे जैसे लोग हैं वो पागल हो जाते हैं। किसी ने दिखा दिया ये वाली क्रीम ले लो, इसको लगाने से आप गोरा हो जाओगे, ले लेंगे लोग, हैं, चॉकलेट ले लेंगे। जहाँ तक कि जो शरीर को इतना नुकसान देते हैं मौत तक का भी उसका मतलब वो हो जाता है। ये गुटखा पान ये बताते हैं कि ये खाओ, हैं तो देखिए, बताइए। तो कुछ नहीं है, ये चीज़ें सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए बार बार दिखाई जाती है। अगर बार बार देखेंगे वो चीज़ें तो हमें लगेगा कि ये बहुत अच्छी है, और फिर हम उसको खरीदने के लिए चले जाते हैं। तो देखते हैं इधर, तो अपना भी दिमाग का इस्तेमाल करें थोड़ा बहुत, इसीलिए पढ़ा जाता है कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। ठीक है, नहीं तो इन लोगों के चक्कर में पैसा भी खराब और टाइम भी खराब। टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्राय बार बार आप उन्हीं छवि को देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर उसको मतलब खरीदें, उस चीज़ को खरीदें। बार बार उसी चीज़ को दिखाया जाएगा तो फिर बार बार हमारे दिमाग में आएंगे कि एक बार में तो घुसेंगे नहीं, हम सोच जाएंगे कि भाई नहीं, अच्छा नहीं है, ये नहीं है, पर बार बार उस चीज़ को दिखाया जाएगा, फिर उसकी एड्स और दिखाई जाएंगी, तो दिमाग में आता है चलो जाके एक बार ले लेते हैं, चेक करके तो देखते हैं, यही होता है ना। तो यहाँ देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है संचार माध्यम और लोकतंत्र। लोकतंत्र में देश और संसार के एक सेकेंड, हाँ, संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहे तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर
सार्वजनिक विरोध आयोजित करके कैसे कैसे कर सकते हैं, मंत्री को पत्र लिखकर वो कर सकते हैं, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान चलाकर वो सरकार से पुनः उनके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक समाचार के दो भिन्न रूपों को पढ़कर समझें कि संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य है। यहाँ पे दो अलग अलग जो है न्यूज़पेपर की हेडिंग दिखाई गई है। ये है न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और ये है इंडिया डेली की रिपोर्ट। एक ही न्यूज़ पे मतलब अलग अलग न्यूज़ एक ही है, एक ही पहलू है, मतलब एक न्यूज़ पे दो पहलू अलग अलग दिखाए गए हैं। जैसे कारखाने अगर वहाँ से उठा दिए गए, निकाल दिए गए तो लोगों पे असर पड़ेगा, उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। और दूसरा जो न्यूज़पेपर है वो दिखा रहा है कि कारखानों की वजह से जो है प्रदूषण हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है, तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको। न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। मतलब देखिए, अगर अपने जीवन में भी कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कोई चीज़ घट जाती है, तो हम अगर दो लोगों से भी सुनेंगे ना तो दोनों की थिंकिंग अलग 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 होगी। वो अपने प्रकार से बताएगा, वो अपने उससे बताएगा। तो मतलब दोनों की ही सुननी चाहिए। अगर हम एक पक्ष की सुनेंगे तो हमें जो जिस पक्ष दूसरे पक्ष के बारे में बताया जा रहा है, हम उसी की कमियां निकालना शुरू कर देंगे कि हाँ भाई ऐसे ही होता होगा, क्योंकि पहले वाले ने आप लोगों को उसके बारे में सारी बुराइयां ही बुराइयां कर दी हैं। लेकिन दूसरे पक्ष की भी अगर सुनोगे तो पता चलेगा कि मतलब किस तरह से कौन अच्छे हैं, कौन बुरे हैं, और कौन सही बात बोल रहे हैं या दोनों सही हैं। तो इसी तरीके से दोनों पक्ष की हमेशा सुननी चाहिए। तो ऐसे ही इस न्यूज़पेपर के जरिए हमें बताया गया है। कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक दिया है। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय पे जो है अपने काम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है, परंतु जो है विरोधियों को काफ़ी समय से यह पता था कि उनकी इकाइयां गैर कानूनी हैं। मतलब जो विरोधी थे उनको पता है कि उनकी इकाइयां जो है गैर कानूनी है। ठीक है, इस इकाइयों के बंद होने से जो शहर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा कि हमारा शहर भारत के एक नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों व काम कर रहे हैं वो लोग, उनको पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अब ये इसी उसके ऊपर दूसरी न्यूज़ है हमारी डेली न्यूज़ वाली सर्विस। तो देखते हैं। शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी कोई भी फैक्ट्री या कंपनी कुछ भी खुलता है तो पहले ये चीज़ें सरकार से डिस्कस की जाती हैं। ठीक है, जो वहाँ का प्रशासन है उस एरिए का, नगर निगम का हुआ या किसी भी इलाके का हुआ, वहाँ का जो प्रशासन है उससे वो चीज़ें डिस्कस होती हैं। जब वो उसको परमिट दे देते हैं, ये काम करने के लिए बोल देते हैं, कोई कंपनी फैक्ट्री खोलने के लिए जब उनको बोला जाता है तभी वो जाके बनाते, नहीं तो एकदम से तो कोई नहीं बनाता ना। तो गलती किसकी है? गलती तो सरकार की भी होगी ना साथ साथ, क्योंकि वो उनको परमिट दे रहे हैं, वो उनको बोल रहे हैं कि हाँ भाई तुम बना सकते हो ये चीज़ें। तो ऐसे ही अगर फिर वो फैक्ट्रीज खड़ी हो जाती हैं तो फिर उसमें जो मजदूर लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जो है घर का उसी से चलता है। ठीक है, तो अगर एक तरफ से ये बोल रहे हैं कि उस चीज़ों से जो है कारखानों से प्रदूषण फैल रहा है, और दूसरी तरफ अगर उनको मतलब हटाएंगे तो जो लोग हैं वो भूखे मर जाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं एक बार। शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक जो है वह कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं।
उन्होंने कहा है कि इससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उनका कहना है कि जो गलती क्या है, नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस देता है। अगर वो लाइसेंस नहीं देंगे तो कारखाने कैसे बनेंगे? अगर उनको पहले से ये लगेगा भाई इन चीज़ों से जल प्रदूषण भी होगा, शहरों में वायु प्रदूषण भी होगा, हर चीज़ का प्रदूषण उधर फैलेगा, ठीक है। और तो इसी वजह से वो मतलब पहले ही उनको सोचना चाहिए था कि ये लाइसेंस नहीं देना चाहिए। एक दो फैक्ट्रीज ठीक रहती हैं, क्योंकि वो भैया हमारी नीड्स को भी पूरा करती हैं फैक्ट्रीज। उनके ज़रिए ही आजकल हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, जैसे गाड़ियाँ बनाने वाली जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। लेकिन आजकल तो हर कहीं भी छोटे इलाकों में भी देखो, वहाँ भी कारखाने लगाने के लिए लाइसेंस मिल जाते हैं लोगों को। उन्होंने यह बात भी कहा कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयत्न किए गए हैं। कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखाना बंद करवाने के विरोध में शहर में एक दिन का बंद प्रस्तावित किया है। इस एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा कि सरकार कहती कि उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र में वे हमें दे रही हैं वहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है और पिछले 5 वर्षों में वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पहले तो उनको मतलब नगर निगम के अंदर दे देती हैं, बाद में उनको कहते हैं कि यहाँ पे जो है प्रदूषण फैल रहा है, तो यहाँ से इसको उठा के कहीं दूर इलाके में ले जाओ। फिर वहाँ पे उन चीज़ों को, फिर वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती, पानी उपलब्ध नहीं हो पाता किसी ऐसी जगह पे, कहीं लाइट उपलब्ध नहीं हो पाती है, लोग नहीं मिलेंगे, लोग जाएंगे नहीं दूर दूर तक, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा तो आपको विरोधी की बातें व्यर्थ उत्पात लगती हैं। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर के प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता है। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होगा तो आपने जानते हैं कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग जो है अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त हैं। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाए, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही रिश्तों में भी होता है। अगर रिश्तों में हम एक ही इंसान की सुनती रहेंगे कि वो दूसरा इंसान ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो हमारे दिमाग में भी वही छवि बन जाएगी कि हाँ भाई वो सामने वाला ऐसा ही होगा जब ये बता रहे हैं। लेकिन हमें दोनों लोगों से, दोनों पक्ष से बात करनी होगी, उसके बारे में भी जानना होगा और दूसरे के बारे में भी, तब जाके हम अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को सुलझा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इधर। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रण या प्रभावित न करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा। संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर भी हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय, घटना और तटस्थ हो। तथ्य तो यह है कि जो संचार माध्यम है वो स्वतंत्र नहीं है, जो मतलब मीडिया है वो स्वतंत्र नहीं है। जो बड़ी बड़े कंपनियों के मालिक हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उसको खरीद लेते हैं और बस वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जो वो चाहते हैं। अगर उनको वो रिपोर्ट अच्छी नहीं लगी, न्यूज़ अच्छी नहीं लगी, या उनके किसी जान पहचान के उसके विरोध में है, तो उसको हटा देते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, पहला कारण है कि सरकार का उन पर नियंत्रण, मतलब सरकार का उन पर नियंत्रण हो गया है। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत को किसी अभिव्यक्ति का जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे क्या कहेंगे? सेंसरशिप। मतलब अगर सरकार को कोई गीत का कोई दृश्य अच्छा नहीं लगा हो, या मतलब जो समाचार बनाया गया है, जो न्यूज़ है, उसमें उसका पहलू अच्छा ना लगा हो, कोई गाना जो गीत है वो अच्छा ना लगा, तो वो उसको मतलब रोक सकती है। प्रतिबंधित मतलब उसको रोक देगी कि इसको नहीं दिखाना, तो इसको क्या कहेंगे? हम सेंसरशिप कहेंगे, ठीक है।
भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया है। इसमें सबसे बुरा समय है 1975 से 1977 तक का, जो आपातकाल था। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों में दिखाए गए समाचारों पर पूरी तरह ऐसा नहीं करती। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र जो है संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण जो है बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, जैसे ये अंबानी हो गए, टाटा हो गया, टाटा जी, रतन टाटा जी तो अब नहीं रहे हैं। कई बार किसी विवरण के पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा नियंत्रण धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के बाद अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ही न्यूज़ दी जाती है। पता नहीं चलता आजकल न्यूज़ सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करती है क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी एक मतलब मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। एक बार यहाँ से देख लेंगे। ये तो नॉर्मल सी बात बताई गई है, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना। यहाँ से देखते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है मसौदा तय किया जाना। किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करें और किन पर नहीं, और इसी के आधार पर वह तय करते हैं कि समाचार में दिए जाने योग्य। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय, मतलब इसमें बता रहा है कि आपके विद्यालय में कोई भी उत्सव होता है, वार्षिक उत्सव होता है, कि खबर शायद आपके मतलब समाचार पत्र में नहीं दी जाएगी, लेकिन उसी जो है वार्षिकोत्सव में कोई बड़ा नेता आ जाए, अभिनेता आ जाए, तो जो हमारी न्यूज़पेपर की जो फर्स्ट ही हेडिंग होगी कि इस स्कूल में ये नेता आए हैं, इन्होंने ये काम किए। तो संचार माध्यमों की रुचि से समाचार में सम्मिलित करने में हो सकती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं, हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने जो मुख्य भूमिका होने के कारण भी यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तैयार करते हैं। जैसे एक बीच में आया था ये कोका कोला वाला कि इसको नहीं पीना चाहिए, ठीक है, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अभी हाल ही में संचार माध्यमों में कोला प्रयोग के कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की और हमारा मतलब ध्यान उन्होंने उसकी तरफ आकर्षित किया कि ये नहीं पीना चाहिए, क्यों उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी, और इस तरह हमें कोला प्रयोग को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रण करने की आवश्यकता महसूस कराई। देखिए लैक्मे की, सैमसंग की ऐड कर रहे हैं, ठीक है, लैक्मे क्रीम लगाओ ये हो जाएगा, सैमसंग का फ़ोन ले लो, इतने सारे फ़ोन की वैरायटीज़ आ गई हैं। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्ण घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को करके संचार माध्यमों से निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान भी ना जाता। लोग तो बिना सोचे समझे, मतलब गर्मी में तो आधे लोग कोल्ड ड्रिंक्स पे ही मतलब उनका जीवन चलता है, और पता है ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। आजकल की जनरेशन क्या हो गई है कि अभी से ही बच्चों में भी कभी पैर में दर्द, कभी कमर में दर्द, ठीक है, घुटनों में दर्द। तो ये किस कारण होता है? आजकल बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स और बाहर के जो फूड्स हैं वो बहुत खाते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स से जो क्या होता है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं।
हड्डियाँ हमारी बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। मैंने देखा है, एक घटना है हमारे घर में ही है, वो डेली इतनी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उनके मतलब दाँत ही गिर गए टाइम से पहले ही। हड्डियाँ कमज़ोर, कमर में दर्द, तो नहीं पीनी चाहिए। इन चीज़ों से क्या होता है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हमारे लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी जो है संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम मतलब चर्चा करते हुए दिखते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें नहीं दिखाएंगे जिससे लोगों का मतलब भला हो, उसके बारे में बताएं तो उधर सरकार अपनी जो है नियम चला सकें, ठीक है, अपने कुछ उन चीज़ों की रक्षा कर सकें, उनके लिए पानी उपलब्ध करवा सकें, या कुछ खाने, जहाँ पे खाने की कमी है उनके लिए खाना उपलब्ध करवा सकें। तो ऐसी चीज़ें बहुत ही कम दिखाई जाती हैं। ऐसे सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि जैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने और डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया है, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़ियों को गिरा दिया गया, पर किसी ने भी इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तो इसमें यही बताया गया है कि लोग नए नए कपड़े पहन के, नई नई चीज़ें दिखा के, क्रीम पाउडर और फ़ोन, नए नए डिज़ाइन के कपड़े दिखा के जो समाचार पत्र होंगे उसमें सबसे पहला पृष्ठ उन्हीं का होगा। लेकिन एक तरफ जहाँ पे मुंबई में है, लोगों की झोपड़ियाँ गिरा दी गई हैं, लोगों के पास पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, वहाँ के कॉलोनी में कचरा उपलब्ध इतना इकट्ठा हो गया है, या फिर उनको खाने के लिए टाइम पर खाना भी नहीं मिल रहा है, तो उन चीज़ों के बारे में बहुत ही कम दिखाया जाता है। उन चीज़ों में ध्यान ही नहीं दिया जाता। यहाँ से देखते हैं स्थानीय संचार माध्यम। यह जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों के में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है, इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं। कई छोटे छोटे मुद्दों पर वो रुचि नहीं लेते जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है, इसलिए कई स्थान समूह स्वयं अपना जो संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों और विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज तथा उर्वरकों के बारे में प्रयोग के बारे में भी परामर्श देते हैं। कुछ अन्य लोग काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थितियों या पर जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते हैं। कभी कभी तो इन गरीब लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं। दूसरा उदाहरण है खबर लहरिया, जो खबर लहरिया है, ठीक है, एक समाचार पत्र है। खबर लहरिया क्या है? एक समाचार पत्र, ठीक है, ये भी आया हुआ था एग्जाम में। खबर लहरिया क्या है? एक समाचार पत्र है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में एक चित्रकूट जिला है, वहाँ पे 8 जो दलित महिलाएं हैं उन्होंने ये 15 दिन में एक अखबार निकालती हैं। उसका नाम क्या है? खबर लहरिया, ठीक है। स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित है। किस भाषा में? स्थानीय बुंदेली भाषा में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, ये वाला जो पहला है हमारा, ये वाला, ठीक है, यहाँ से बनेगा ही बनेगा। जो खबर लहरिया है वो क्या है? समाचार पत्र है, और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 में जो दलित महिला हैं वो 15 दिन में निकालती है। और किस भाषा में है? उनकी जो स्थानीय बुंदेली भाषा में यह लिखा गया है, ठीक है। 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है। मतलब
जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, उनके बारे में लिखा जाता है। स्त्रियों के ऊपर क्या हिंसा होती है, उस घरेलू हिंसा, उन चीज़ों के बारे में लिखा जाता है। और राजनीतिक में जो भ्रष्टाचार है उनके संबंधित रिपोर्ट होती है। इस समाचार पत्र में पाठक हैं किसान, दुकान मतलब कौन कौन है, किसान है, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएं जिन्होंने हाल ही में पढ़ना लिखना शुरू किया। इन सब के बारे में मतलब उस समाचार पत्र में लिखा जाता है। किसमें? खबर लहरिया क्या है? एक समाचार पत्र है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में किनके द्वारा लिखा जाता है? 8 दलित महिलाएं हैं, वो हर 15 दिन में निकालती हैं, ठीक है। और किस भाषा में? बुंदेली भाषा में, ठीक है। यहाँ से देखते हैं। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है, और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्राय संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। इसे ध्यान से रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्राय पूर्ण नहीं होती है और एक पक्षीय हो सकती है। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल सकती है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा सकती, यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों, ठीक है। देखिए, सामाजिक विज्ञापन हर जगह पे है, कहाँ नहीं है, हर जगह। रोड पे जाओ वहाँ पे, किसी दुकान पे जाओ वहाँ पे, कोई भी चीज़ ले लो छोटी छोटी, हर एक जहाँ भी कोई चीज़ लिखी जाती है वो क्या है? विज्ञापन है। सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिससे हम जो समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। यहाँ असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत देखिए यहाँ पे दिखाए गए, हर जगह पे होती हैं ये चीज़ें। तो चलिए स्टूडेंट, आपका आज का जो हमारा चैप्टर था वो यहीं पे समाप्त होता है, जो हमारे संचार माध्यमों के बारे में था, संसार में संचार माध्यम। तो ये हमारा 7th क्लास का 6th चैप्टर था, सिविक्स का, ठीक है। और जो भी नया स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़ रहा है चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा दीजिएगा अभी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।